Assalamu alaikum students. I hope everyone will be fine. Today we'll discuss chapter number 11 sound review questions. Question 11.1 क्या है जी? What are necessary conditions for the production of sound? The body should vibrate for production of sound. There must be a medium for the propagation of sound. सबसे पहली कंडीशन क्या है कि अगर किसी बॉडी ने साउंड को प्रोड्यूस करना है तो उसको क्या करना है, वाइब्रेट करना है। और फॉर द प्रोपगेशन ऑफ साउंड क्या होना ज़रूरी है, मीडियम का होना ज़रूरी है। Question 11.2 What is the effect of the medium on the speed of sound? In which medium sound travel more faster, air, solid or liquid? Justify your answer. There is large effect of the medium on the speed of sound. स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर जो है वो मीडियम का एक बहुत बड़ा असर है। The sound travel more faster in solid because in solid the molecules are very close to each other and they are executing vibratory motion. In doing so, they transfer sound to neighboring molecule and sound travel faster in solid. सॉलिड के अंदर जो है वो साउंड जो है वो ज़्यादा जल्दी ट्रेवल होती है। इसकी वजह क्या है कि सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और वो वाइब्रेटरी मोशन के अंदर होते हैं। अब क्या करते हैं, वो जो साउंड है वो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र करते जाते हैं, जिसकी वजह से साउंड जो है वो सॉलिड के अंदर बहुत जल्दी से ट्रांसफ़र होती है एज़ कम्पेयर टू एयर और लिक्विड। Now question number 11.3 How can you prove mechanical nature of sound by simple experiment? The electric bell is suspended in bell jar with the help of two wires connected to the power supply. By switching on the power supply, electric bell will begin to rung. We can hear sound produced by bell. हमने इलेक्ट्रिक बेल को बेल जार के अंदर सस्पेंड कर दिया है विद द हेल्प ऑफ टू वायर्स जो कि पावर सप्लाई से कनेक्टेड हैं। जब हम पावर सप्लाई को ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिक बेल क्या होगी, वो रिंगिंग करना स्टार्ट हो जाएगी और हम उसके साउंड को सुन सकेंगे। Now start pumping out air from the jar by means of vacuum pump. The sound of bell becoming more and more feeble and eventually dies out. Although bell is still ringing. फिर हमने क्या करना है कि हमने वैक्यूम पंप की मदद से जो बेल जार से हमने एयर को पंपिंग आउट करना शुरू कर देना है और हमने वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करना स्टार्ट कर देना है। तो जो साउंड ऑफ बेल है वो क्या होगी, वो धीमी धीमी होती जाएगी और आखिरकार वो बिल्कुल ही बंद हो जाएगी, लेकिन बेल तब भी रिंग कर रही होगी। When we put back air into jar, we can hear the sound of the bell again. और जब हम एयर उसके अंदर दोबारा से एंटर करेंगे तो हमारे कानों में दोबारा बेल की आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि साउंड वेव कैन ओनली ट्रैवल इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और एनी अदर मीडियम। के साउंड वेव जो है वो किसी मीडियम या एयर की प्रेजेंस के अंदर ही ट्रैवल करेंगी, वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करेंगी। दिस प्रूव मैकेनिकल नेचर ऑफ साउंड। और इस एक्सपेरिमेंट से जो हम मैकेनिकल नेचर ऑफ साउंड को प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11.4 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉन्गिट्यूडिनल वेव? एक्सप्लेन द लॉन्गिट्यूडिनल नेचर ऑफ साउंड वेव। The direction of propagation of wave is along the direction of oscillating air molecule is called longitudinal wave. Direction of propagation of wave जब along the direction of oscillating air molecules होगी तो वो क्या होगी, longitudinal wave होगी। यानी कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी या बॉडी जहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसकी डायरेक्शन के अंदर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव होगी तो वो क्या होगी, लॉन्गिट्यूडिनल वेव होगी। एक्सपेरिमेंट प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क। जब हम साउंड वेव को प्रोड्यूस करते हैं बाय वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क, उससे जो हम लॉन्गिट्यूडिनल नेचर ऑफ साउंड वेव है उसको प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, बिफोर द वाइब्रेटिंग ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क डेंसिटी ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स ऑन द राइट साइड इज यूनिफॉर्म। जब हमने वाइब्रेशन स्टार्ट नहीं की तो डेंसिटी ऑफ एयर मॉलिक्यूल जो है वो यूनिफॉर्म है ऑन द राइट साइड ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। When right prong of tuning fork moves from mean position to extreme position, it exerts some pressure on adjacent layer of air molecules and produce compression. फिर हमने क्या करना है, राइट prong ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क को जो है वो मेन पोजीशन से लाना है एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर। उसमें क्या होगा कि वो जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करेगी ऑन एडजेसेंट लेयर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स एंड प्रोड्यूस कंप्रेशन, और वहाँ पे कंप्रेशन प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। दिस कंप्रेस्ड एयर लेयर इन टर्न कंप्रेसेस द लेयर नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन। और फिर जो है ये कंप्रेशन बढ़ती जाएगी लेयर टू लेयर।
When prongs begin to move from one extreme position to other extreme position, the pressure in adjacent layer decreases and it produces rarefaction. और जब हम prong को one extreme position से दूसरी extreme position के ऊपर लाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, जो प्रेशर है एयर का वो क्या होगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और वहाँ पे रेयरफेक्शन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे. दिस रेयरफेक्शन ट्रांसफर टू नेक्स्ट लेयर एंड सो ऑन, और ये रेयरफेक्शन जो है वो लेयर टू लेयर ट्रांसफर होते जाएंगे. नाउ बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ ट्यूनिंग फॉर प्रोड्यूसेस कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन. और जब हम बार बार इस प्रोसीजर को दोहराएंगे तो हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ कंप्रेशन और रेयरफेक्शन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे. इन दिस वे साउंड प्रोपेगेट थ्रू एयर, और साउंड जो है वो एयर में प्रोपेगेट होना शुरू हो जाएगी. कंक्लूजन, दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स लॉन्गिट्यूडिनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स. और इस एक्सपेरिमेंट से हम लॉन्गिट्यूडिनल नेचर ऑफ साउंड वेव को प्रूव कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन प्रोड्यूस हुई है और साउंड जो है वो एयर के अंदर प्रोपेगेट हुई है इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ एयर. Now question number 11.5, sound is a form of wave. List at least 3 reasons to support the idea that sound is a wave. साउंड जो है वो फॉर्म ऑफ वेव है. हमने 3 रीजंस लिखनी है जिससे हम सपोर्ट कर सकें कि साउंड वेव है. इट रिक्वायर मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन. साउंड को जो है वो मीडियम चाहिए होता है फॉर इट्स प्रोपेगेशन, जिसकी वजह से वो वेव है. साउंड ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विच इज सेम एज फंक्शनिंग ऑफ वेव. वेव का क्या फंक्शन होता है कि वो ट्रांसफर करते हैं एनर्जी. साउंड भी क्या करती है, ट्रांसफर करती है एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जिसकी वजह से ये सेम फंक्शनिंग है वेव की. इट एग्जिबिट द फिनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन. और साउंड के अंदर क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन वाले फिनोमेना एग्जिस्ट करते हैं जो कि वेव के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं. तो हमने प्रूव कर लिया कि साउंड जो है वो फॉर्म ऑफ वेव है और ये बात सही है. क्वेश्चन नंबर 11.6, we know that wave manifests phenomenon of reflection, diffraction and refraction. Does sound also manifest these characteristics? Yes, as sound is also a wave, so it manifests phenomenon of reflection, diffraction and reflection. अब साउंड जो है वो ऑल्सो फॉर्म ऑफ वेव है तो इसके अंदर भी रिफ्लेक्शन, डायफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन वाले फिनोमेनन जो है वो ऑब्जर्व होते हैं. Now question number 11.7. What is difference between loudness and intensity of sound? Describe the relationship between two. Loudness और intensity के दरमियान जो difference है वो क्या है? The characteristic of sound by which loud and faint sound can be distinguished is called loudness. Characteristic of sound जिसकी मदद से हम loud या slow sound को distinguish कर सकें वो क्या है? Loudness है. Sound energy passing per second through a unit area held perpendicular to the direction of propagation of sound wave is called intensity. और साउंड एनर्जी का पास करना थ्रू अ यूनिट एरिया जो कि हेल्ड परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड वो क्या है? इंटेंसिटी है. लाउडनेस, इट इज़ नॉट फिजिकल क्वांटिटी एंड हेंस कैन नॉट बी मेजर्ड. ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है और ये मेजर भी नहीं की जा सकती. इट इज़ फिजिकल क्वांटिटी एंड हेंस कैन नॉट बी लाउडनेस और इंटेंसिटी ऑफ साउंड के दरमियान हमने डिफरेंस करना है. लाउडनेस क्या होती है जी? द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच लाउड एंड फेंट साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इज कॉल्ड लाउडनेस. ऐसी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड जिसकी मदद से हम लाउड या फेंट साउंड को आपस में डिफरेंशिएट कर सकें वो क्या है? लाउडनेस है. साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव इज कॉल्ड इंटेंसिटी. और साउंड एनर्जी का पास करना पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया जो कि परपेंडिकुलर हेल्ड किया गया है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव वो क्या है? इंटेंसिटी ऑफ साउंड है. Loudness is not physical quantity and hence cannot be measured. Loudness physical quantity नहीं है जिस और हम इसको measure भी नहीं कर सकते. Intensity is physical quantity and hence can be measured. Intensity जो है physical quantity है और उसको हम measure भी कर सकते हैं.
लाउडनेस डिपेंड्स ऑन फिजिकल कंडीशन ऑफ ईयर्स, लाउडनेस जो है वो फिजिकल कंडीशन ऑफ ईयर्स के ऊपर डिपेंड करती है. इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द फिजिकल कंडीशन ऑफ ईयर, और इंटेंसिटी जो है वो फिजिकल कंडीशन ऑफ ईयर के ऊपर डिपेंड नहीं करती. लाउडनेस हैज़ नो यूनिट और इंटेंसिटी हैज यूनिट ऑफ वेबर पर मीटर स्क्वायर. अब दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो हमने लिखना है. द लाउडनेस ऑफ साउंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी. जो लाउडनेस ऑफ साउंड है वो लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. जो मैथमेटिकल फार्मूला है वो क्या है? L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग ऑफ आई एंड L इज इक्वल टू K log ऑफ आई के. यहाँ पे क्या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है. नाउ क्वेश्चन नंबर 11.8 ऑन व्हाट फैक्टर डज द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स. Loudness of sound depends on amplitude of vibrating body. The loudness of sound varies directly with the amplitude of sound wave. जो लाउडनेस ऑफ साउंड है एक तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी के ऊपर जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है. जैसे जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा लाउडनेस भी बढ़ती जाएगी. नंबर 2 है जी एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी. द लाउडनेस ऑफ साउंड वेरीज डायरेक्टली विद द एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी. जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा वाइब्रेटिंग बॉडी का लाउडनेस भी बढ़ती जाएगी. नंबर 3 है जी डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी. द लाउडनेस ऑफ साउंड वेरीज इनवर्सली विद द डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी. जैसे जैसे डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी बढ़ता जाएगा लाउडनेस ऑफ साउंड क्योंकि कम होती जाएगी. नंबर 4 है जी फिजिकल कंडीशन ऑफ ईयर. क्वेश्चन नंबर 11.9 व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इंटेंसिटी लेवल ऑफ द साउंड. नेम एंड डिफाइन द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल ऑफ द साउंड. The difference between L minus L naught between the loudness of an unknown sound and the loudness L naught is called intensity level of sound. लाउडनेस ऑफ अननोन साउंड और लाउडनेस के दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या होता है? इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड है. इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू L माइनस L नॉट इज इक्वल टू log ऑफ I डिवाइडेड बाय I नॉट. द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज बेल. इट इज डिफाइंड एज if intensity of an unknown sound is 10 times greater than the intensity of the faintest audible sound, that is I is equal to 10 I naught, the intensity of such sound is taken as the unit of bell. अगर unknown sound की जो intensity है वो 10 times greater है to the intensity of faintest sound यानी कि I is equal to 10 I naught है तो the intensity of such sound क्या होगी? वो होगी 1 bell. Now question 11.10 what are the units of loudness? Why do we use logarithmic scale to describe the range of sound intensities we hear? Loudness is not physical quantity and it cannot be measured, so the loudness has no unit. We use logarithmic scale to describe the range of sound intensities we hear because this range is so wide. लाउडनेस जो है वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जिसकी वजह से हम उसको मेजर नहीं कर सकते, तो लाउडनेस की कोई यूनिट नहीं है. हम लॉगरिथमिक स्केल इसलिए यूज़ करते हैं टू डिस्क्राइब द साउंड इंटेंसिटी बिकॉज जो रेंज है वो बहुत वाइड होती है और हम उसको स्केल में लाने के लिए हम लॉगरिथमिक स्केल यूज़ करते हैं. क्वेश्चन 11.11 व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड पिच डिस्क्राइब देयर रिलेशनशिप ग्राफिकली. फ्रीक्वेंसी क्या होती है जी? नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन यूनिट टाइम. नंबर ऑफ वेव किसी पॉइंट से गुजरना इन यूनिट टाइम वो क्या है? फ्रीक्वेंसी है. इंटेंसिटी क्या है? सॉरी फ्रीक्वेंसी और पिच के दरमियान हमने डिफरेंस लिखना है. फ्रीक्वेंसी क्या है जी? नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन यूनिट टाइम. किसी पॉइंट से वेव्स का गुजरना इन यूनिट टाइम, जितनी वेव्स गुजरेंगी वो क्या है? फ्रीक्वेंसी है. पिच क्या है? पिच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन श्रिल एंड ग्रेव साउंड. ऐसी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड जिससे हम श्रिल और ग्रेव साउंड के दरमियान डिफ्रेंशिएट कर सके वो क्या है? पिच. फ्रीक्वेंसी के क्या यूनिट है? हर्ट्ज हैं और पिच का कोई यूनिट नहीं है. अब हाई फ्रीक्वेंसी का और लो फ्रीक्वेंसी के दरमियान जो है वो ग्राफ को दिखाया गया है. प्रेशर वर्सेस टाइम का ग्राफ है. अब यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ वेव्स जो हैं वो ज़्यादा हैं तो ये क्या है? हाई फ्रीक्वेंसी वेव है. यहाँ पे नंबर ऑफ वेव्स पासिंग इन यूनिट टाइम क्या है? कम है तो ये लो फ्रीक्वेंसी वेव है. नाउ लो पिच और हाई पिच. यहाँ पे क्या है? लो फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ पे क्या है? लो पिच. अब यहाँ पे क्या हाई फ्रीक्वेंसी है तो हाई पिच है.
Now question number 11.12, describe the effect of change in amplitude on loudness and the effect of change in frequency on the pitch of sound. Effect of change in amplitude on loudness. Loudness increases with the increase in amplitude of vibrating body. लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी के इंक्रीज होने से इंक्रीज होगी. और इफेक्ट ऑफ चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑन पिच ऑफ साउंड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी. और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ाते जाएंगे पिच ऑफ साउंड भी बढ़ती जाएगी. ग्रेटर फ्रीक्वेंसी मीन्स हायर पिच. Now question number 11.13, if the pitch of sound is increased, what are the changes in the following? The frequency, the wavelength, the velocity, the amplitude of wave. जब हम पिच ऑफ साउंड को बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव वेलोसिटी और एम्पलीट्यूड ऑफ वेव के अंदर क्या चेंजेस आएंगे वो हमने बताने हैं. पिच ऑफ साउंड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी. जब पिच ऑफ साउंड इंक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी. ग्रेटर फ्रीक्वेंसी मीन्स हायर पिच. And according to wave equation, V is equal to F lambda. As frequency is directly proportional to wave velocity, so wave velocity will also increase. अब जो V is equal to F lambda वाली इक्वेशन है उससे हमें क्या नज़र आ रहा है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है टू द वेव वेलोसिटी. तो जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी पिच के इंक्रीज होने से तो हमारे पास वेव वेलोसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी. एंड फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, सो वेवलेंथ डिक्रीजेज. और जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी पिच के इंक्रीज होने से तो वेवलेंथ भी डिक्रीज होगी क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के दरमियान इनवर्सली रिलेशन है. डी है एम्पलीट्यूड विल रिमेन अनअफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द पिच ऑफ साउंड. और एम्पलीट्यूड जो होगा वो सेम रहेगा, वो अफेक्ट नहीं होगा कि हम पिच को इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर. क्वेश्चन नंबर 11.14, if we clap or speak in the front of building while standing at a particular distance, we hear our sound after some time. Can you explain how does this happen? When we clap or speak in front of building while standing at a particular distance, we hear our sound after some time. This is due to phenomenon of reflection of sound. जब हम किसी बिल्डिंग के सामने खड़े होते हुए क्लैप या बोलते हैं तो हमें वो साउंड दोबारा सुनाई देती है. ये किस वजह से? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से. When sound is incident on the surface of medium, it bounces back into the first medium. This is known as reflection of sound. जब साउंड किसी मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर होती है वो बाउंस बैक करती है टू द फर्स्ट मीडियम. ये क्या होती है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. Now question 11.15, how can you find the speed of sound by echo method? What factors can affect the accuracy of this method? Apparatus जो चाहिए हमें वो क्या है? measuring tape, stopwatch, flat wall to produce echo. Procedure है वो क्या है? use the measuring tape to measure distance of 50 meter from the wall. हमने measuring tape की मदद से 50 meter का distance measure करना है from the wall. Now clap hands and check if you clearly hear an echo from the wall. Make sure echo is not coming from any other wall in the area. The time taken by sound to travel 100 meter is the time difference between clap and the echo. फिर हमने क्या करना है कि क्लैप करना है और हमने चेक करना है कि हमें इको सुनाई दे रही है फ्रॉम द वॉल. और हमने ये मेक श्योर करना है कि वो इको उसी वॉल से आ रही है और किसी और वॉल से ना आ रही हो जो कि उस एरिया के अंदर प्रेजेंट है. जो टाइम टेकन होगा टू ट्रेवल 100 मीटर वो क्या होगा? टाइम डिफरेंस बिटवीन क्लैप एंड द इको. Now restart clapping and start stopwatch at first clap. Count the number of clap and stop clapping and stopwatch when you had an echo of 10th clap. फिर हमने क्या करना है कि क्लैपिंग स्टार्ट करनी है और स्टॉपवॉच को भी साथ ही स्टार्ट कर देना है जब हमने फर्स्ट क्लैप की. और हमने नंबर ऑफ क्लैप्स को काउंट करना है और स्टॉपवॉच को और स्टॉप क्लैपिंग कर देनी है जब हमने इको और 10th क्लैप जो है वो हर्ड कर ली. Now find average time of 10 claps. After calculating time interval between claps and using formulas S is equal to VT, we can calculate the speed of sound. फिर हमने क्या करना है? एवरेज टाइम निकालना है 10 क्लैप्स का. और जब हमने टाइम इंटरवल बिटवीन क्लैप्स निकाल लिया तो हमने S is equal to VT वाला फार्मूला यूज़ करना है. यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड और टाइम जो हमने निकाला है वो पुट करके तो हमारे पास क्या आ जाएगा?
फिर हमने फार्मूला यूज़ करना है S इज इक्वल टू इंटू टी का। हमने यहाँ पे डिस्टेंस पुट करना है और टाइम जो हमने 10 क्लैप्स का एवरेज टाइम निकाला है वो पुट करना है, तो हम स्पीड ऑफ साउंड को फार्मूले से निकाल लेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग एंड एक्यूरेसी, टेम्परेचर, डेंसिटी ऑफ मटेरियल। जो फैक्टर अफेक्ट करेंगे रिजल्ट की एक्यूरेसी में वो क्या है, टेम्परेचर है और डेंसिटी ऑफ मटेरियल है। नाउ क्वेश्चन 11.16 एक्सप्लेन द नॉइज इज नुइसेंस। A nuisance is a significant and unreasonable amount of noise from neighboring premises. किसी जगह से नॉइज़ का बहुत ज़्यादा आना जो कि नाकाबिले बर्दाश्त हो, क्या है, nuisance है। The nuisance could be coming from a domestic, industrial, commercial property and affect you and your life in a significant way, which is more than a simple annoyance. नॉइसेंस जो है वो कहाँ से आ सकती है, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ से आती है और ये हमारी और हमारी लाइफ को जो है वो बहुत बुरे तरीके से डिस्टर्ब करती है। The noise is nuisance if there is disturbance. The noise must interfere with your environment of living in your home, for example by preventing you sleeping or reading. अब नॉइज़ जो है वो nuisance होगी अगर वो हमारे में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है और अगर नॉइज़ जो है वो हमारी इन्वायरमेंट के अंदर खलल डाल रही है, अगर हम घर में मौजूद हैं, यानी कि अगर हमें वो सोने या पढ़ने से रोक रही है या इंटरफेयर कर रही है हमारे किसी काम में, तो वो क्या है, नुइसेंस है। लाउडनेस, द लाउडर द नॉइज़ द मोर लाइकली इज़ टू बी ए नुइसेंस। जितनी ज़्यादा नॉइज़ जो है वो लाउड होगी तो उतनी ज़्यादा जो है वो हमें शोर सुनाई देगा और नुइसेंस होगी। Now question number 11.17 describe the importance of acoustic protection. The technique or method used to absorb undesirable sound by soft and porous surfaces is called acoustic protection. Soft और porous surfaces के इस्तेमाल से जो sound का absorb करना है, जो कि undesirable sound है, वो क्या है, acoustic protection. Importance reflection of sound is high if surface is smooth and regular. अगर हमारे पास surface smooth और regular है तो reflection of sound क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। और अगर हमारा surface जो है वो soft और irregular है तो हमारी जो reflection of sound है वो less होगी। Soft and porous materials such as carpet absorb large amount of sound energy and thus softening noises. जब हम carpets वगैरह का यूज़ करते हैं soft and porous material का, वो क्या करते हैं, जो large amount of sound है वो उसको absorb कर लेते हैं और जो sound है उसको soften कर देते हैं और उसकी जो noise है उसको low कर देते हैं। Thus by using such surfaces in noisy places we can reduce level of noise pollution. और जब हम इन surfaces का noisy places के अंदर यूज़ करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, noise pollution कम हो जाती है। Question number 11.18 What are the uses of ultrasound in medicine? Use of ultrasound in medicine: check your thyroid gland, evaluate blood flow, evaluate metabolic bone diseases, diagnose gallbladder disease, guide a needle for biopsy or tumor treatment. Now that's all about review questions of chapter number 11 sound. Thanks for watching. Please like my video and share my videos to other friends and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which will upload in future. Inshallah, in our next video we'll discuss chapter number 11 sound conceptual questions. Till that time, take care. Allah Hafiz.